नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो इस पाठ में हम देखेंगे भारतीय क्षेत्रीय मार्ग निर्देशन उपग्रह तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं IRNSS या फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और जिसको आमतौर पे हम नविक के नाम से जानते हैं। ये भारत का असल में जीपीएस ही है। तो जो हमारा नविक सिस्टम है उसका जो विस्तारित क्षेत्र है, माने कि वो कहां तक देखता है, उसकी व्याप्ति कहां तक है, जहां तक वो चलेगा, वो है 30 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और फिर 30 डिग्री पूरब देशांतर से 130 डिग्री पूरब देशांतर को, और वो यही है जो आप इस नक्शे में देख सकते हो। अच्छा, तो नविक सिस्टम या फिर कोई भी इस प्रकार का उपग्रह तंत्र या सैटेलाइट सिस्टम जिससे आपको संचार करने की आवश्यकता है, तो हमें पहले समझना होगा व्याप्ति जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कवरेज। और व्याप्ति बेसिकली वही चीज है कि आपका उपग्रह का दृष्टिकोण कहाँ है, कि वो कितना देख सकता है। और आम तर्क ये है कि अगर कोई उपग्रह आपको देख सकता है, कोई सैटेलाइट अगर आपको देख सकता है, तो आप भी उसको देख सकते हो। तो जितना धरती सैटेलाइट देख सकता है, उतना ही धरती सैटेलाइट को भी देख सकता है अगर आप उस धरती पे उपस्थित हो। तो चलो अब इस चित्र को देखते हैं और थोड़ा गणितीय रूप से देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि आपका कोई उपग्रह है जो भूमि केंद्र से कोई दूरी पे है, मान लो r, जैसे यहां दिखा रखा है छोटा r, ठीक है। तो आपका जो व्याप्ति होगी, ये दृष्टिकोण है, वो एक उत्तर अक्षांश या मैक्सिमम लैटिट्यूड और इसी प्रकार से एक न्यूनतम अक्षांश, मतलब कि मिनिमम लैटिट्यूड, जो सदर्न लैटिट्यूड कह सकते हैं, तो उत्तर की दिशा में और दक्षिण दिक की दिशा में एक अक्षांश तक जाएगा, ठीक है। और वो कहां पे होगा? वो वहां पे होगा जहां उपग्रह की जो दृष्टि है वो स्पर्श रेखिक हो जाएगी धरती के धरातल से, ठीक है, मतलब कि टेंजेंशियल हो जाएगी, उसके बाद आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे उपग्रह की दृष्टिकोण बनती है। आप यहां चित्र में देख सकते हो कि ऊपर की तरफ एक थीटा एंगल बनेगा और नीचे की तरफ भी एक थीटा एंगल बनेगा। इसके ऊपर नीचे आप नहीं देख पाओगे। तो अब मान लीजिए कि ये एक भूमि स्थिर उपग्रह है, यानी कि इसकी दूरी कितनी होगी भूकेंद्र से? 42,164 किलोमीटर, 42,164 किलोमीटर, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और जो अर्ध व्यास है धरती का, रेडियस आपको पता है, वो है 6378 किलोमीटर, ठीक है। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हम वो थीटा निकाल सकते हैं। और ये भी देखिए कि वो थीटा डायरेक्टली आपका अक्षांश है, आपका लैटिट्यूड है, क्योंकि अक्षांश का अर्थ ही वही होता है कि वो भूकेंद्र से क्या एंगल बनाता है, ठीक है। तो इसको देख के हम गणन कर सकते हैं कि cos थीटा आएगा RE बटे छोटा r, तो वो हो जाएगा 0.151, और उससे थीटा निकलता है 81.3 डिग्री, 81.3 डिग्री। तो आप देख लो कि एक भूस्थिर कक्षा में जो धरती के इतना दूर है, वो काफी कुछ दिखता है उसको धरती पे, काफी ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण अक्षांश काफी देख सकता है। बल्कि अगर और गणित पता हो तो ये पता चलता है कि ये जो है एक भूस्थिर कक्षा जिसकी ऊंचाई धरातल से है 35,786 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर, वो पृथ्वी का 42.4% एरिया देख सकती है ना, 42.4% क्षेत्रफल वो देख सकती है किसी भी वक्त पे। तो वो उसका अधिकतम व्याप्ति है एक प्रकार से। पर याद रहे कि ये सिर्फ थियोरेटिकल है, ठीक है। और जिनको दिलचस्पी हो तो वो इस फॉर्मूला से निकलता है कि जितना भी आपका क्षेत्रफल है तो वो आता है =sin² थीटा बाई 2। थीटा आपका 81.3 है, उसको डालोगे तो आपका आ जाएगा 0.4243, मतलब जो उसका पूरा एरिया देख सकता है धरती का। और ये सारे फॉर्मूला आपको मिलेंगे जब आप स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में या किसी किताब में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो जैसे हमने अभी देखा है इस चित्र में कि मान लो हम उपग्रह से जो हमारी दृष्टिकोण है वो वैसे तो गोल दिखेगी धरती पे, पर जब हम उसको अपने नक्शों पे दर्शाएंगे ना, तो वो थोड़ा थोड़ा चौका दिखेगी इस प्रकार से, ठीक है। और ये फिर से क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक 3 आयामी मतलब भूगोल पे, और उसको हम दर्शा रहे हैं किस पे? एक 2 आयामी
कागज पे, तो वो कभी गोल प्रकार से नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन तो होना ही है। ठीक है, और दोबारा हमने जैसे पहले भी बोला था, ये सिर्फ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल में आपको व्याप्ति या कवरेज इतना नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसका कारण जैसे आप इस चित्र से देख सकते हैं, उसका अधिकतर कारण होता है क्योंकि वातावरण आ जाता है बीच में। जैसे जैसे अगर जो इनके किरण है संचार के, अगर उनका एंगल जो है वातावरण को एक बहुत ही कम एंगल पे लगे, तो फिर उनका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन और अपवर्तन होता है, यानी रिफ्रैक्शन। तो उससे सिग्नल में खराबी आती है। तो जैसे हमने देखा था, इस चित्र में आपको दिख रहा है कि जो अधिकतम व्याप्ति है ये चौके में, पर आपकी काम की जो व्याप्ति है वो कमी होगा, जैसे इस लाल गोल वृत्ताकार में हमने यहां दर्शाया हुआ है। तो आपकी असल में व्याप्ति इतनी ही होगी लगभग। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए हमको पहले अपना सैटेलाइट डिश देखना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए जैसे कि हम अपने डिश को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा सैटेलाइट डिश जो है जिसको हम लगाते हैं, उसका काम है बेसिकली सैटेलाइट से जो संचार आ रहा है उसको पकड़ना। ठीक है, तो उसके लिए दो प्रकार के एंगल होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं दिगंश या फिर एजिमुथ एंगल। वो बताता है कि हमको, जैसे मान लो ये हमारा डिश है, तो बताता है कि हमको डिश कितना घुमाना है। ठीक है, तो अगर ये उत्तर दिशा है तो फिर 90 डिग्री पे पूरब होगा, दक्षिण और पश्चिम ऐसे, तो 360 डिग्री इस तरह से बनते हैं। फिर दूसरा हमारा एंगल होता है उनियन एंगल। वो बताता है कि हमको कितना उठाना है, जिससे वो सैटेलाइट की तरफ, मतलब अपने आप को दिखे, उसका जो मुंह है सैटेलाइट की तरफ हो। तो अगर पूरा सैटेलाइट हमारे सर के ऊपर है तो उनियन एंगल या एलिवेशन एंगल 90 डिग्रीज होगा। तो जैसे आप इस चित्र में आप देख सकते हो। अब याद रहे, हम अभी भूस्थिर उपग्रहों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो मतलब वो एक ही जगह रहेंगे, तो वो कहीं हिलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब जैसे कि जो पॉइंट है या फिर जो मतलब बिल्कुल सैटेलाइट के नीचे, उपग्रह के बिल्कुल नीचे जो धरातल पे पॉइंट है ना, उसको कहा जाता है सब सैटेलाइट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमें सब सैटेलाइट पॉइंट का मतलब अक्षांश और देशांतर मालूम हो, और फिर हमें अपने खुद के अक्षांश और देशांतर मालूम है, तो हम दिगंश वाला एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो निकलता है इस फॉर्मूला से। ठीक है, याद रहे फिर से कि सब सैटेलाइट पॉइंट अब कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ये भूस्थिर कक्षा है, ये धरती के एक ही पॉइंट के ऊपर हमेशा रहेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप उपस्थित हो और आपका मतलब अक्षांश और देशांतर हैं जैसे फाई और लैम्डा, और मान लो कि सब सैटेलाइट पॉइंट है फाई एस और लैम्डा एस, तो इस फॉर्मूला से ये निकल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे उनियन एंगल पे या फिर एलिवेशन एंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम नहीं करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर फिर भी ये सीधी सीधी बात ये वो एंगल है थीटा जो धरातल से, ठीक है, आप कितना उठा रहे हो उसको, सीधी सी बात है। तो यहां पे 0 है और यहां पे 90 डिग्री है। ठीक है, और जितना ज्यादा हमारा उनियन एंगल होगा उतना ही संचार के लिए अच्छा है। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि एक बार ये बिल्कुल अगर आपका एलिवेशन एंगल या उनियन एंगल बिल्कुल 0 के तरह पहुंच जाए, जैसे कि आप बिल्कुल क्षैतिज की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि आपको इतना अच्छा संचार नहीं मिलेगा। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई जैसे अगर तारे भी हो ना, अगर बिल्कुल क्षैतिज होराइजन पे हैं तो वो मुश्किल से दिखते हैं, जरा आसमान में ऊपर हैं तो वो अच्छे से दिखते हैं, क्योंकि फिर वातावरण ज्यादा हो जाता है, वायुमंडल ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है हमारे मतलब रोशनी में या हमारे किरणों में, फिर जो संचार के किरण है, विकिरण है, उनमें फिर ये प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्शन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन भी होता है। दूसरी बात यह है समझने को कि अगर आपको याद होगा कि रोशनी जो है, क्योंकि वायुमंडल घनत्व ज्यादा है ना अंतरिक्ष से, तो ज्यादा घनत्व के माध्यम में क्या होता है, रोशनी की गति भी उसके हिसाब से कम हो जाती है। अब गति कम हो गई तो फिर इसका मतलब है कि अब संचार के समय में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, और उससे फिर हमारा जीपीएस, जैसा आपको पता है कि थोड़ा सा भी अगर थोड़ा फर्क पड़ता है तो आपका पोजीशनिंग जो है, जहां आपको स्थितिकरण आपका करना है, स्थानीयकरण जो करना है, वो गड़बड़ हो सकता है, तो उसके लिए भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये माना जाता है कि 20 डिग्री से ज्यादा उनियन एंगल होना जरूरी है अच्छे क्वालिटी के सिग्नल के लिए और अच्छे क्वालिटी के संचार के लिए।
तो यहाँ पे इस चित्र में आप देख सकते हो कि कम यूनियन एंगल से क्या क्या समस्याएं आती हैं, और 20-25 डिग्री कम से कम होना चाहिए, नहीं तो सिग्नल काफी बिगड़ने लग जाता है। अब टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ रही है, कह रहे हैं कि अब उनको और भी कम से हो जाता है, कई कह रहे हैं कि 10 डिग्री 15 डिग्री से भी हो जाता है, वो तो चलता रहेगा फिर। ठीक है, तो अब आप इस टेबल को देखिए, इस तालिका में आपको दिखेगा कि आपको जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी कि अगर मान लो हमारा शून्य मतलब न्यूनतम अनुमत यूनियन एंगल अगर शून्य होता, तो फिर भूस्थिर कक्षा से हम अधिकतम अक्षांश जो हमारी व्याप्ति होती वो उत्तर 81.3 अक्षांश से दक्षिण 81.3 तक जाती, और कुल मतलब ये हो गया है कि भूस्थिर से मध्य भूमि रेखा से 9041 किलोमीटर 9041 किलोमीटर तक आप देख सकते हो उसके मतलब मध्य भूमि रेखा से उत्तर और दक्षिण की दिशा में, और फिर पूर्व और पश्चिम की दिशा में भी सब सैटेलाइट पॉइंट से। और जैसे जैसे हमारा जो यूनियन एंगल है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि हमारी व्याप्ति कम होती जाएगी। ठीक है, और अगर हमें मान लो जैसे कि 45 डिग्री का यूनियन एंगल चाहिए सिग्नल के लिए, तो 9000 से अब वो करीब 4300 हो गया है उसकी व्याप्ति सब सैटेलाइट पॉइंट से, जो मतलब जहां तक आपका संचार हो सकता है, तो बिल्कुल आधे से कम हो गया है। तो ये यहां पे दिखता है। तो अब हम देखते हैं भारत का नविक सिस्टम, या फिर जो भारत का क्षेत्रीय जीपीएस सिस्टम है। तो जैसे आप इस नक्शे में देख सकते हो, ये है जो क्षेत्र मतलब भारत का नविक सिस्टम, जिसमें आपको वो जीपीएस दिला सकता है, जिसमें वो आपको मार्ग निर्देशन कर सकता है। तो भारत के बॉर्डर से ये करीब 1500 किलोमीटर कहते हैं कि दूरी पे मतलब इसका बॉर्डर है, जो क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो है ये चलता है आपके 7 उपग्रहों के साथ। ठीक है, 7 उपग्रह चलते हैं जो आपको किसी भी वक्त इस क्षेत्र में जीपीएस दिला सकते हैं, आपका स्थानीयकरण कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आप कहां पे हो। ठीक है, तो ये चलते थे, इनके नाम है IRNSS, और फिर 1A 1B C D E F G H और I तक गया था। पर इसमें 2 उपग्रह हैं A और H, ये फेल हो गए या फिर अपनी मतलब पूरी क्षमता पे नहीं चल पा रहे हैं, तो ये अब काम में नहीं आते। तो काम में आते हैं 1B 1C 1D 1E 1F 1G और 1I। अब आप यहां देखोगे कि इसमें 3 उपग्रह हैं जो भूस्थिर हैं। ठीक है, और मतलब कि और इनके आप देशांतर भी यहां देख सकते हो, भूस्थिर हैं तो मतलब कि मध्य भूमि रेखा के ऊपर होंगे, और ये वाले हैं IRNSS 1C 1F और 1G, और यहां पे आप देख सकते हो कि इनके क्या क्या देशांतर हैं। ठीक है, ये है मतलब कि एक है 83 डिग्री पूरब में, तो ये तो बिल्कुल अपने जो IST का देशांतर हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और फिर एक है आपका 32.5 डिग्री पूरब, और फिर एक है 129.5 डिग्री पूरब, और इनको आप इस नक्शे में देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली कहां पे आते हैं। IRNS 1F आप देख सकते हो, एक अफ्रीका के ऊपर है, एक बिल्कुल श्रीलंका के दक्षिण को, और फिर एक है जो इंडोनेशिया के ऊपर है। तो ये हैं इनके सब सैटेलाइट पॉइंट्स, यानी कि ये इनके डायरेक्ट ऊपर आपको ये 3 उपग्रह पाओगे। ठीक है, अब याद रहे कि भूस्थिर कक्षा में उपग्रह का आकार होता है वृत्त, और हमने इससे अधिक और 4 हमारे उपग्रह जो भू समकालिक कक्षा में हैं या भू तुल्यकालिक कक्षा में हैं, और वो भी वृत्ताकार में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, मतलब कि सर्कुलर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और भूस्थिर और भू समकालिक में क्या फर्क है? हर एक भूस्थिर कक्षा भू समकालिक होता है, पर हर एक भू समकालिक कक्षा भूस्थिर होने जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि भू समकालिक कक्षा मध्य भूमि रेखा से एक एंगल पे हो सकता है। ठीक है, और उस एंगल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम झुकाव, या फिर इंग्लिश में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो यहां पे आप फिर से देख सकते हो कि ये है आपका 1B 1D 1E और 1I। ठीक है, और ये हमेशा क्या होंगे, कैसे दिखता है इनका भूमि पथ, जो अनुपथ बनता है धरती पे हमारे नक्शों पे,
जो हमारे भू समकालिक कक्षा हैं जिनका कोई भी झुकाव है वो एक नंबर 8 जैसा दिखता है, याद है आपको? तो वो आप यहां देख सकते हो, और इनके आप यहां कि कितना उनका झुकाव एंगल है और कौन से देशांतर के ऊपर ये स्थित रहते हैं। जैसे यहां आप देखोगे 1B है, ये 55 डिग्री पूर्व देशांतर के ऊपर रहेगा और इसका 29 डिग्री है, 29 डिग्री का झुकाव एंगल है। और आप देखोगे कि जो 1I है वो भी 55 डिग्री पूर्व देशांतर पे, उसका भी वही झुकाव एंगल है, ठीक है। और इनको आकार जो है हमारा अनुपथ कैसे दिखता है धरती पे, आप इस चित्र में फिर आप देखोगे तो 1B, 1I, 1E, 1D इनके जो भू अनुपथ हैं ये नंबर 8 जैसे दिखेंगे, क्योंकि ये भू समकालिक कक्षा में है और किसी झुकाव पे। तो ये जो हमारा पूरा मंडल है इन 7 उपग्रहों का, इससे आपको हमेशा ऐसे होगा कि आपको पूरे भारत के ऊपर और भारत के बाहर भी इस पूरा क्षेत्र में आपको कम से कम क्या होना चाहिए, 3 उपग्रह आपकी नजर में होने चाहिए, तभी वो आपको जीपीएस ढंग से दे सकता है। तो जैसे कि ये है हमारा 1F, ठीक है, ये है 32.5 डिग्री पूरब, इसका लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है। और मान लो जो लाल में आपको दिख रहा है, जो नीले में आपको पूरा दिख रहा है चौका सा, वो है उसका थ्योरेटिकल व्याप्ति। सैद्धांतिक रूप से इतना दिखना चाहिए पर इतना नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि प्रैक्टिकल में थोड़ा कम ही दिखता है, क्योंकि वो जब उनियन एंगल बहुत कम हो जाते हैं तो संचार नहीं हो पाता, सिग्नल बिगड़ जाता है। जो लाल में है हम ये समझते हैं कि ये है उसकी मतलब जो प्रैक्टिकल व्याप्ति है, जो कवरेज वो दे सकता है। तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे कि 1C का ये होगा और फिर हमारा 1G का इतना होगा, ठीक है। तो ये ये आपके 3 उपग्रह आपको इतना तो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात जब हम देखेंगे जो 1I है और 1B है, ठीक है, जब कोई एक उत्तर की तरफ जाएगा पूरा और एक दक्षिण की तरफ पूरा होगा, तो ये करीब करीब जो 2 लाल गोल दिख रहे हैं ये होगी इनकी व्याप्ति, जो इनको दिखेगा कवरेज, ठीक है। और इसी तरह से जो बाकी दोनों हैं जो दूसरे वाले देशांतर पे चल रहे थे, कौन सा देशांतर था वो था 111.75 के देशांतर पे, जो जिसपे चल रहा है हमारा 1D और 1E, तो उनकी व्याप्ति कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो जैसे अगर हमने इन सारों को एक मैप में डाला, एक नक्शे में डाला, तो आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम आएगा और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो इसका बीच का है वही आपको व्याप्ति मिलेगी हमेशा, क्योंकि कभी ना कभी 7 में से 3 सैटेलाइट तो कहीं ना कहीं आपको वहां मिलेंगे। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो ये है बेसिकली जो नविक मंडल का, जो हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमारे इसरो वालों ने किस प्रकार से उसको मतलब प्लान किया और उसके पीछे का क्या तरीका निकाला कि हम कैसे भारत के लिए एक क्षेत्रीय जीपीएस करें, जिससे संचार हमेशा में हमें कम से कम 3 उपग्रह तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमेशा मिलने चाहिए, भारत के अंदर भी और भारत के करीब 1500 किलोमीटर बाहर तक भी। अच्छा, अब ये चित्र दिख रहा है ना, जिसमें हमको सारे सैटेलाइट अपने दिख रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो भू अनुपथ है, जो पथ हम अपने नक्शों में बनाते हैं, IRNSS, जो 1I है और 1B, वो दोनों एक ही भू अनुपथ में, और इसी तरह से जो 1E और 1D है वो भी एक ही भू अनुपथ पे। तो अब आपसे प्रश्न ये है कि उनका भू अनुपथ एक है, तो क्या इसका मतलब है कि वो एक ही कक्षा में चल रहे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए, हम मिलेंगे 10 सेकंड बाद। तो उत्तर है कि बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि मतलब कि अगर आपका अनुपथ, भू अनुपथ जो हमारे द्विआयामी नक्शों में दिखते हैं, अगर वो 2 उपग्रह एक ही भू अनुपथ पे चल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एक ही कक्षा में चल रहे हैं। अब जैसे इस उदाहरण में हम अभी देख सकते हैं कि हमारा जो नविक सिस्टम में जो 1I है और 1B है, इनके दोनों भू अनुपथ बिल्कुल समांतर दिखते हैं, एक ही जगह पे दिखते हैं, और वो दिखते हैं आपको कौन से देशांतर के ऊपर,
वो आपको दिखते हैं देशांतर 55 डिग्री पूरब के ऊपर, जो आप यहां देख सकते हो, जो मतलब थोड़ा यमन सऊदी अरेबिया से नीचे करीब अफ्रीका के थोड़ा पूरब को रहता है, ठीक है, और भारत के पश्चिम को। पर अगर हम इन दोनों उपग्रहों के कक्षा देखें तो कक्षा असल में बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत चलते हैं। यानी कि जब एक उपग्रह उत्तर की ओर आ रहा है या भूमि रेखा को उत्तर की ओर अपने आरोहण में काट रहा हो, तो तभी दूसरी जो है वो उल्टी दिशा में दक्षिण को आ रहा है। तो ये एक कक्षा में नहीं हो सकते, बल्कि एक प्रकार से ये दोनों कक्षा के विपरीत हैं, ठीक है। तो अब हम इन उपग्रहों का थोड़ा सा और जांचते हैं कि इनके थोड़ा हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या गुण थे दोनों के। तो 1I और 1B की बात हो रही है। अब दोनों हैं भूतुल्यकाली, दोनों 55 डिग्री पूरब देशांतर पे आधारित हैं, स्थित हैं, और दोनों का झुकाव एंगल कितना है, 29 डिग्री। फर्क क्या है? फर्क है फिर जिसको हम कहते थे आरोही बिंदु का विषुवंश, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रैन, RAAN। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब उपग्रह उत्तर की दिशा में मध्य भूमि रेखा को काट रहा हो तो ये पूछ रहा है कि भैया आप कौन से नक्षत्र के नीचे हो, समझ रहे हो। और अब धरती जैसे भी घूमे, जब भी वो उपग्रह उत्तर की ओर जा रहा होगा मध्य भूमि रेखा के ऊपर, तो नक्षत्र एक ही के नीचे रहेगा वो, ठीक है। ये तो बेसिक अंतरिक्ष विज्ञान है जिसको हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो जो 1B है उसका आता है 260 डिग्री विषुवंश का एंगल, मतलब कि वो ज्येष्ठा नक्षत्र के नीचे पाओगे जब भी वो मध्य भूमि रेखा के ऊपर से निकल रहा हो। पर जो दूसरा है IRNSS 1I, उसका विषुवंश है 80 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री उल्टी दिशा में, ठीक है। तो वो कौन सा नक्षत्र होगा? वो मृगशीर्ष नक्षत्र होगा, क्योंकि ज्येष्ठा और मृगशीर्ष नक्षत्र एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, हमारे पूरे भूगोल में उल्टी तरफ आते हैं, ठीक है, या फिर हमारे खगोल में उल्टी तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये समझने की बात है, ठीक है। तो इनके भू अनुपात भलाई एक हो, पर ये कक्षा अलग नहीं है। अब यहां एक और बहुत दिलचस्प बात बताता हूं आपको, ठीक है। फिर से इस नक्शे को देखो, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि ये जो दो उपग्रह हैं, ये जैसे 1I और 1B भू अनुपात एक ही है पर कक्षा अलग है। इसी तरह से हमको पता है कि 1E और 1D जो है भू अनुपात एक है पर कक्षा इनके अलग है। पर अब हम प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसे हो सकता है कि दो उपग्रह एक ही कक्षा में हों पर फिर भी उनके भू अनुपात बिल्कुल अलग है, कि मतलब एक दूसरे से कोई तालमेल ही नहीं है, छू भी नहीं रहे उनके भू अनुपात, समझ रहे हो। तो दो एक ही कक्षा में आपके दो उपग्रह हैं, साथ साथ चल रहे एक ही कक्षा में, ठीक है। पर जब आप उनका भू अनुपात निकाल रहे हो तो वो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, कि वो एक दूसरे से बिल्कुल उनका कोई नाता ही नहीं है। क्या ये संभव है? तो ये भी संभव है, और ये भी होता है हमारे नविक सिस्टम में। अब इसको ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, ये जो हमारे दो उपग्रह हैं IRNSS 1D और 1B, ये असल में एक ही कक्षा में चल रहे हैं, पर उनका जो मतलब उपग्रह का एंगल अलग है। कहने का मतलब है एक दूसरे से पीछे है, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं हम, ये करीब 57 डिग्री पीछे, 57 डिग्री पीछे है, करीब 60 डिग्री समझ के चलो कि IRNSS 1B पीछे चल रहा है IRNSS 1D के। इसका मतलब थोड़ा सोचो क्या होगा जब IRNSS 1D आरोहण में मध्य भूमि रेखा के ऊपर होगा, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, तो वो है करीब इंडोनेशिया के ऊपर, ठीक है। जब IRNSS 1B का समय आएगा, ठीक है, तो वो करीब 60 डिग्री पीछे है। तो होगा क्या? धरती तो घूम जाएगी ना, उतना धरती तो घूम रही है ना पूरब की ओर। तो मतलब कि IRNSS 1B अब इंडोनेशिया के ऊपर आप नहीं पाओगे, आप उसको थोड़ा सा पश्चिम की ओर पाओगे। और कहां पे पाओगे? और वो हमारे सीधे सीधे यहां दिख रहा है हमारे सब उपग्रहों का। तो जब आपका 1D आगे चल रहा है तो वो इस देशांतर पे आ रहा है जो इंडोनेशिया के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और जो 1B जब आएगा वो इस देशांतर पे आएगा जो आपके सऊदी अरब और थोड़ा मैडागास्कर के पास में है। तो ये जो दो उपग्रह हैं 1B और 1D, ये असल में एक ही कक्षा में चल रहे हैं, पर इसका भू अनुपात 8 जो यहां बन रहा है, इसका भू अनुपात नंबर 8 यहां बन रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से 1I और 1E भी एक ही कक्षा में हैं, एक के पीछे एक जा रहा है, पर क्या हो रहा है कि क्योंकि वो लैग है, मतलब एक के पीछे एक जा रहा है, पर क्योंकि
जब दूसरा का टाइम आता है मध्य भूमि रेखा पे, तो उनके जो भू अनुपात हैं वो अलग होते हैं, भलाई वो एक कक्षा में चल रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इस नविक सिस्टम में देख सकते हो कि हमने देखा है कि दो उपग्रह जो एक ही कक्षा में उनके कैसे भू अनुपात बिल्कुल अलग होते हैं, और दो जो भू अनुपात हैं जो एक ही मतलब भू अनुपात पे दो उपग्रह दिख रहे हैं आपको, जो आपको धरती के नक्शे में आपके भू अनुपात बनते हैं, पर वो बिल्कुल ही अलग कक्षाओं में हम पाते हैं। तो फिर ये था कैसे हमारा नविक सिस्टम का मंडल किस प्रकार से डिजाइन हुआ है, प्लान हुआ है, और कैसे वो हमें क्षेत्रीय जीपीएस देता है। ठीक है, मतलब कि करीब 1500 किलोमीटर भारत के बॉर्डर से, और भारत के अंदर तो है। अब यहां पे ये देखना चाहिए हमको कि और कोई डिजाइन के तरीके हो सकते थे क्या। अब जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के तो ये वाला डिजाइन चुना है, पर जैसे हमने देखा कि और देशों ने अलग प्रकार के डिजाइन किए हैं अपने क्षेत्रीय जीपीएस के लिए। अब देखो, भारत की एक तरह से खुशनसीबी है कि हम लोग मध्य भूमि रेखा से उतना दूर नहीं है, इसलिए हम भूस्थिर कक्षा में मतलब उपग्रह डाल सकते हैं और फिर वो एक जगह स्थित रहते हैं, भारत के ज्यादा दूर नहीं है, और भारत काफी कुछ दिख जाता है उनको वहां से। पर जैसे हमने रूस का उदाहरण लिया था, वो तो काफी उत्तर में है, ठीक है, जैसे मॉस्को, साइबेरिया, ये काफी उत्तर में आ जाते हैं, तो फिर उनको कवरेज नहीं मिलती, व्याप्ति नहीं मिलती उतना भूस्थिर कक्षा लगाने के लिए, और इसलिए उनको अलग अलग प्रकार के कक्षाओं का उपयोग करना पड़ता था, जैसे हमने देखा था मोलनिया और टुंड्रा। ठीक है, इसी तरह से हमने जापान का भी उदाहरण देखा, जापान भी काफी उत्तर अक्षांश पे आता है, तो मतलब कि वो भूस्थिर कक्षाओं का उतना प्रयोग नहीं कर सकता। और अगर जैसे भारत ने इस्तेमाल किया है मतलब भूसमकालिक या भूसमकालिक वृत्ताकार के कक्षा, तो मतलब कि वो मध्य भूमि रेखा के उत्तर भी उतना ही समय रहेंगे और मध्य भूमि रेखा के दक्षिण गोलार्ध में भी उतना ही समय बिताएंगे, तो वो भी थोड़ा समस्यापूर्ण हो सकता है जापान जैसे देश के लिए, क्योंकि वो चाहेगा कि हमारा उपग्रह उत्तर गोलार्ध में ज्यादा समय बिताए, जापान के पास ज्यादा समय बिताए, और उसके लिए क्या तरकीब था, टुंड्रा कक्षा, जिसमें हम वृत्ताकार की जगह अंडाकार कक्षा का प्रयोग करते हैं, और फिर जो उसका उपभू होता है या एपोजी, जहां पे सबसे धीरे हो जाता है हमारा उपग्रह, तो वो हम चाहते हैं कि वो जापान के ऊपर है, या जो भी हमें जगह का हमें संचार करना है वो उसके ऊपर ज्यादा रहे, तो वो ज्यादा समय उस जगह के ऊपर बिताएगा। तो जैसे ये उदाहरण में हमने देखा था कि कैसे वो एक भूसमकालिक कक्षा है, पर अंडाकार उसका उत्केंद्रता कुछ 0.1 के करीब है, पर उससे उनको काफी फायदा होता है, क्योंकि वो जापान जैसे छोटे क्षेत्र पे ज्यादा समय बिताता है, अभी ये केस नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर भारत चाहता, तो अब उनको करना तो आता है, तो वो भी इस प्रकार से मेरे हिसाब से कर सकते थे अगर चाहते तो, पर उनको जरूरत नहीं पड़ी, उनको इसके बिना ही हो गया। पर अगर करते तो कुछ ऐसे प्रकार का दिखता। तो अगर हमें इसी प्रकार से अपने एक ही कक्षा में हम फिर कई मतलब उपग्रह डाल सकते हो, इसी में आप घुसा दो 4-5 उपग्रह डाल सकते हो, और आपको पता रहेगा कि 3 तो कम से कम मतलब बिल्कुल भारत के बीच के ऊपर रहेंगे, और एक बार भारत के एकदम ऊपर रहेंगे। और याद रखो, क्योंकि अब ये जो एपोजी है ना, ये अंडाकार कक्षा है, तो ये और भी दूर रहेगा, तो उनको और भी ज्यादा दिखेगा वहां से। ठीक है, तो किसी भी वक्त काफी आसान है कि 3 उपग्रह तो कम से कम भारत भूमि के ऊपर रहते, और आपका एक क्षेत्रीय जीपीएस इस प्रकार से भी बनता। और जैसे कि भारत का बीच का अक्षांश है, मान लो जैसे भोपाल का, तो वो करीब 20 डिग्री है उत्तर को, तो उसका मतलब है कि आपका जो अंडाकार कक्षा का झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो भी 20 डिग्री आपको रखना पड़ेगा। तो फिर ये कक्षा जो है चलेगा 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण को, और ये अधिकतर समय अगर आपने उत्केंद्रता बढ़ा दी, जैसे आपने 0.25 कर दिया, काफी उत्केंद्रता हो जाती है, तो मतलब 24 में से ये आप समझ सकते हो कि 16 घंटे या कुछ भारत के ऊपर ही रहते। तो फिर आराम से आप 4-5 ऐसे उपग्रह इसी कक्षा में डाल के भी कर सकते थे, पर उन्होंने इस तरह से नहीं किया क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो ये बस ऐसे ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। और हाँ, जैसे आपने देखा होगा तो कर्नाटक के हासन में है, और जो हमारा पूरा IRNSS का नविक सिस्टम का जो मुख्य नियंत्रण सुविधा, तो वहां से सारा सूचना आता है और सारे उपग्रह वहां से कंट्रोल होते हैं। और मैं एक चीज आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि एक वेबसाइट है indthesky.org, ये ठीक है, ये आपको लाइव दिखा देता है
कमाल का वेबसाइट है, लाइव दिखा देता है आपको कौन सा सैटेलाइट कहां पे है, कौन सा उपग्रह कहां पे है उसी वक्त। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो लेटेस्ट पंचांग है उससे निकाल के वहीं का वहीं कैलकुलेट करता है, उसका पंचांग भी अपडेट होता रहता है, बहुत मस्त है। तो जैसे मैंने आप यहां देख सकते हो, तो ये आपके सारे नविक के सैटेलाइट है, इनका रियल टाइम डेटा कभी भी चाहिए हो वो बताते रहेंगे कि वो कहां पे हैं। ठीक है, और तो जैसे कि मैंने ये करीब 6-6 घंटे बाद का लिया है, तो देखो कैसे कैसे वो चलते हैं। और आप देखोगे कि जो आपके भूस्थिर कक्षा भी हैं जैसे FCG, ये भी आप देखोगे थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं। अब ये क्योंकि प्रैक्टिकल में ना भूस्थिर भी कुछ होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो वो हिलता है, थोड़ा सा उसका झुकाव हो जाता है 5 डिग्री 2 डिग्री, तो थोड़ा अप डाउन होता रहता है। वो एक मतलब कि इतना परफेक्शन नहीं आता, पर जैसे आप देख सकते हो कि उनकी चलन कैसे होती है। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हम यहां समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा हो। अगले पार्ट में हम एक बहुत दिलचस्प चीज देखेंगे जिसको कहते हैं कक्षीय परिवर्तन, या फिर एक से दूसरी कक्षा में कैसे परिवर्तन लाते हैं, या ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग कैसे होती है। और इसमें हम एक बहुत कमाल की चीज देखेंगे जिसको कहते हैं होमन ट्रांसफर। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।